आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की बात करने जा रहे हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या होता है कि ये देखें, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल तो सबसे पहले तो जो बंदे आए हमने इस चैप्टर में सबसे पहले तो पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खसूसियत पढ़ी, प्रोटॉन की खसूसियत पढ़ी, न्यूट्रॉन की खसूसियत पढ़ी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी कर ली, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों चीज़ें एटम के अंदर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर या मौजूद हैं या फिर एटम के शेल्स के अंदर मौजूद हैं। ये तीनों चीज़ें कहाँ मौजूद हैं वो उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसी डिस्कशन पर एक बंदा आया जे थॉमसन। उस बंदे ने प्लम पुडिंग थ्योरी दी। उसने कहा कि एक खीर का प्याला ले लो, एक खीर के प्याले के अंदर आप एक खीर डाल दो, ठीक है ना। उस खीर में बादाम होंगे, पिस्ता होगा, जो भी होगा, बादाम पिस्ता ये वो उरा बरा जो भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, बादाम पिस्ता मेवे उरा परा, ये इन सारों को आप कह लो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और पूरा के पूरा जो सा प्याला है उस खीर के अलावा पूरा के पूरा जो सा प्याला है उसको आप नाम दे दो, ये क्या है, ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। उसने ये प्लम पुडिंग थ्योरी दी, ठीक है ना, समझ आ गई। लेकिन इसी प्लम पुडिंग थ्योरी को गलत साबित करने वाला एक बंदा आ गया। वो बंदे का नाम था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड बंदा आया। रदरफोर्ड ने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि आप क्या करो, आप एक गोल्ड फॉइल ले लो। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल, एक सोने की बनी हुई, ये क्या है, ये गोल्ड फॉइल है, सोने की बनी हुई सलाख जिसे आप कह सकते हैं, गोल्ड फॉइल है, ठीक है ना। ये गोल्ड फॉइल है। अब उसके बाद यहाँ पर दायरा लगा दो। ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ पर एक दायरा लगा दिया और फिर उसके बाद बिल्कुल सेम इसके सामने एक लेड बॉक्स बना दिया। एक लेड बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। ये लेड बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है ये, लेड का बना हुआ बॉक्स, यानी कि पीबी, लेड बॉक्स है। और इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव मटेरियल आप कह सकते हैं, इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को कह सकते हैं, ये क्या है, ये रेडियम है। ये रेडियम भी हो सकता है या फिर आप एक और भी ले सकते हैं, पोलोनियम। रेडियम ले लो या फिर पोलोनियम ले लो। रेडियम का सिंबल होता है आर है और पोलोनियम का सिंबल होता है PO, ठीक है ना। रेडियम ले लो या फिर पोलोनियम ले लो। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ से लेड बॉक्स के अंदर से, जहाँ से हिस्सा खाली होता है ना ये वाला, यहाँ से ये रेडियम और पोलोनियम क्या करता है, ये रेडियो एक्टिव रेस को खारिज करते हैं, ठीक है ना। रेस को खारिज करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज करते हैं। ये खुद ब खुद ही रेस खारिज करते हैं। रेस तीन तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गीमा रेस। अल्फ़ा रेस खारिज करते हैं, ये अल्फ़ा रेस ऐसे करके ये क्या करते हैं, ये खारिज करते हैं। ये अल्फ़ा रेस खारिज की इन्होंने, ठीक है ना। ये अल्फ़ा रेस खारिज की इन्होंने क्या की, इसने अल्फ़ा रेस खारिज की। और अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है +2 चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर +2 चार्ज होता है। रेडियम और पोलोनियम की बात, ये खासियत है इनकी, ये अपने आप ही पड़े ही
रेडियो वेव्स खारिज करते रहती हैं, रेडियो रेज़ खारिज करते हैं, अपने आप ही बड़े बड़े रेज़ खारिज करते रहते हैं। और रेज़ जो उनसे इनका एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। ये जब भी किसी बॉडी यानी कि कोई भी इंसान जब रेज़ के सामने आता है, इन रेज़ अल्फ़ा रेज़ के सामने आएगा, तो जैसे ही वो बॉडी अपने अंदर रेज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी ना, तो जब वो बंदा शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, उनके बच्चों में भी बीमारियां पैदा, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की नाक नहीं है, इस तरह से बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। कैंसर का सबब बनती हैं ये रेज़। इसलिए हम लेड बॉक्स लेते हैं। लेड बॉक्स की एक खासियत होती है, ये रेज़ को बाहर नहीं जाने देता, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ नहीं फैलती। ठीक है ना, समझ आ गई। और आपकी बुक के अंदर जोन सी डायग्राम बनी हुई है वो ये वाली बनी हुई है। ये वाली जोन सी डायग्राम ऊपर वाली बनाई हुई है ये असल डायग्राम है, लेकिन जोन सी आपकी बुक में बनी हुई है वो ये वाली है। ये वाली डायग्राम बनी हुई है। ठीक है ना, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये सेंटर में करके न्यूक्लियस होता है। सेंटर में करके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, सेंटर में करके क्या होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से जो उनसे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनको बारी बारी से भेजते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं सारे। हर एक अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, हर एक अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है +2 प्लस 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 प्लस। रदरफोर्ड क्या करता है, रदरफोर्ड इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को बारी बारी से इस गोल्ड फॉइल, वो गोल्ड फॉइल कह रहा हूँ, सोने का वर्क है, ये सोने का पेज, सोने का बना हुआ पेज है। इस पेज में से बारी बारी से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारता है, बारी बारी से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारता है। एक दफ़ा में नहीं गुजार देता अल्फ़ा पार्टिकल्स को, बारी बारी से एक एक करके अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस सोने के वर्क में से गुजारता है। और इस सोने के वर्क की मोटाई क्या होती है, 0.00004 सेंटीमीटर, इतनी होती है इस सोने के वर्क की मोटाई, इतनी होती है। यानी कि चार्ज से पहले 4 0 लगा दो। और इसका यूनिट भी लाजमन याद रखना, सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। ठीक है ना, इतनी मोटाई होती है सोने के वर्क की। ठीक है ना, और जैसे ही जौन सा ये रदरफोर्ड है, ये बारी बारी से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारता है इस सोने के वर्क में से, तो फिर क्या होता है, बारी बारी से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारता है। और याद रखना अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने गुजारता है, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजारता है इस सोने के वर्क में से। ठीक है ना, इनमें से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स 20,000 में से बहुत ज़्यादा मिकदार में अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे गुजर जाते हैं ऐसे करके। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे टकराते हैं और नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल ही सीधे गुजर जाते हैं ऐसे। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सीधे जाते हैं, कहीं नहीं मुड़ते। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, बिल्कुल वापस ही मुड़ जाते हैं। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स उनसे हैं बिल्कुल सीधे ही जाते हैं। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे टकराते हैं और ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम चलता रहता है इनका। और जैसे ही कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऐसे इससे टकराते हैं और ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स टकरा कर नीचे की तरफ जाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स टकरा कर ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स टकरा कर वापस पीछे की तरफ मुड़ आते हैं। गोल्ड फॉइल के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स का काम करते हैं। गोल्ड फॉइल के अंदर जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स आती है तो गोल्ड फॉइल क्या करती है, इस गोल्ड फॉइल में जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं जिनके ऊपर +2 चार्ज है, ये गोल्ड फॉइल क्या करती है, सोने की बनी हुई सलाख, ठीक है ना, ये क्या करती है, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स को बिल्कुल सीधा भेज देती है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये जिंक सल्फेट की बनी हुई प्लेट है,
ये जिंक सल्फेट की बना हुआ सर्कल है, ये सर्कल किससे बना हुआ है? जिंक सल्फेट से। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जिंक सल्फेट की बनी हुई एक सलाख होती है, जिंक सल्फेट की बनी हुई यहाँ पर भी एक सलाख पड़ी होती है, जिंक सल्फेट की बनी हुई सलाख पड़ी होती है यहाँ पर। ये क्या करती है? ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट की बनी हुई सलाख है। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ जिंक सल्फेट की सलाख से टकराते हैं तो फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लैशेस का मतलब क्या है? कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में जब तस्वीर खींचते हैं तो कैमरा जो सा है, कैमरा एक दफ़ा लाइट प्रोड्यूस करता है, जब आपकी तस्वीर खींच जाती है वो लाइट को बंद कर लेता है। इस तरह फ्लैश प्रोड्यूस करता है जब आप तस्वीर खींच रहे होते हो मोबाइल के थ्रू, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे ही ये जो से अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये जिंक सल्फेट की प्लेट से जाकर टकराते हैं तो उस दौरान लाइट प्रोड्यूस होती है, फिर ऑफ होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, फिर ऑफ होती है। इस तरह से फ्लैश क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर भी फ्लैशेस प्रोड्यूस होते हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं? बिल्कुल सीधा गोल्ड फॉइल से टकराते हैं और यहाँ पर जाकर जिंक सल्फेट के इस सर्कल से जाकर टकराते हैं। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो इधर टकराते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई? जहाँ जहाँ अल्फ़ा पार्टिकल्स इस जिंक सल्फेट के बने हुए सर्कल से जाकर टकराएंगे वहाँ वहाँ लाइट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर जहाँ पर ये टकराएंगे वहाँ पर फ्लैशेस क्रिएट होंगे, ठीक है ना, फ्लैशेस क्रिएट होंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये जिंक सल्फेट में अल्फ़ा पार्टिकल जाके टकराएंगे ना जिंक सल्फेट की प्लेट से, वहाँ वहाँ फ्लैशेस क्रिएट होंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स से, ठीक है ना। ये सारी कहानी हमने अब लिखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। लिख देते हैं कि रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ली, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इट प्रोड्यूस अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फिर इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस करवाए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम के ज़रिए से अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करवाया, ठीक है ना, जो कि गोल्ड फॉइल से जाके टकराए, ठीक है ना। समझ आ गई? वैन अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर एंड स्ट्राइक विद जिंक सल्फेट प्लेट एंड प्रोड्यूस फ्लैशेस, ठीक है ना। ये ऊपर मैंने गोल्ड फॉइल के बारे में लिखा हुआ है कि गोल्ड फॉइल से जैसे अल्फ़ा पार्टिकल जाके टकराएंगे तो गोल्ड फॉइल क्या करेगी? कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से जाके टकराएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएंगे। ज़्यादातर गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकलेंगे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरह से मुड़ेंगे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरह से मुड़ेंगे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर सोने का बना हुआ पेज लेता हूँ, वैन अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, हाँ ये इसको हम गोल्ड फॉइल भी कह सकते हैं। ये सोने की बनी हुई सलाख ये भी है और इसको मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया। ये सारा का सारा जो सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना ये इसकी दी हुई है, इस एक्सपेरिमेंट की नहीं दी हुई, ठीक है ना। वैन अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स जो से हैं ये गोल्ड फॉइल से पास होंगे तो फिर क्या होगा? इस गोल्ड फॉइल की मोटाई कितनी है? 0.00004 सेंटीमीटर एंड स्ट्राइक विद जिंक सल्फेट प्लेट, और जैसे ये जिंक सल्फेट की प्लेट से जाकर टकराते हैं तो फिर एंड प्रोड्यूस फ्लैशेस, और फ्लैशेस क्रिएट होती है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब ऑब्जर्वेशन उसने क्या ऑब्ज़र्व किया? उसने ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये देखें, उसने ऑब्ज़र्व ये किया, ठीक है ना। ये मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है ना। समझ आ गई? उसने क्या ऑब्ज़र्व किया? उसने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट गुजर गए हैं, बहुत सारे 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, उनमें से सारे के सारे सबसे ज़्यादा तादाद अल्फ़ा पार्टिकल्स की वो वाली हैं जो कि एटम से बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए हैं। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी डिफ्लेक्शन ज़ाहिर नहीं की। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? गोज़ स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट ही गुजर गए हैं। और फिर सम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत सम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, यानी कि ये वाले अल्फ़ा पार्टिकल कुछ ऐसे गए हैं, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ गए हैं, ठीक है ना।
सम एंगल पर कोई सा भी एंगल पर अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, एटम के न्यूक्लियस से जाकर टकराने के बाद, ठीक है ना। सम अल्फ़ा पार्टिकल्स रिबाउंस बैक, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स कंप्लीटली वापस ही आ गए हैं। उन्होंने एटम के न्यूक्लियस से टकराए तो हैं, लेकिन वो किसी भी एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बल्कि वो रिबाउंस बैक, वापस पीछे ही आ गए हैं, ठीक है ना। ये उसने ऑब्जर्व किया। अब रिजल्ट क्या निकालेंगे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट शोज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। वो कह रहा है कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनका 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इस सोने के वर्क में से बिल्कुल सीधा ही गुजर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या है, एम्प्टी है, खाली है। Most of the alpha particles goes straight shows that most of the part of atom is empty. वो कह रहा है deflection of some alpha particles represent that the central particle has positive charge and small in size. वो कह रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए हैं, ये देखें यहाँ पर मैं अल्फ़ा पार्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल मैं बना रहा हूँ ऐसे करके। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए हैं, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गए हैं, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे चले गए हैं, ठीक है ना। किसी भी एंगल पर अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन क्यों जाहिर कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो उनसे हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एटम के अंदर जो उनका न्यूक्लियस है उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तभी तो वो अल्फ़ा पार्टिकल को अपने अंदर से गुजरने नहीं दे रहा। होता है ना, अगर न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता होता तो ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते। एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे और ना ही न्यूक्लियस के अंदर से गुजर कर जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस पॉजिटिव चार्ज्ड वाले अल्फ़ा पार्टिकल को किसी ना किसी एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एटम के अंदर जो सा न्यूक्लियस उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो सा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसे जाकर टकराएंगे, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल तो फिक्स नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो सा ये एटम के अंदर जो सा न्यूक्लियस है वो फिक्स है। इसलिए न्यूक्लियस अपनी जगह फिक्स ही रहेगा, और ये जो सा अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट होंगे एक ख़ास एंगल पर, ठीक है ना। अब उसके बाद रिबाउंस बैक ऑफ सम पार्टिकल्स शोज डैट द न्यूक्लियस, ये तीसरा वाला इसका रिज़ल्ट है। तीसरा रिज़ल्ट ये है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे हैं कि वो जैसे ही न्यूक्लियस से जाकर टकराते हैं ना, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, ये अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस से जाकर टकराते हैं तो वो ऐसे वापस ही आ जाते हैं, रिबाउंस बैक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस एक बहुत ही सख्त हार्ड सब्सटेंस है। न्यूक्लियस एक ऐसी सब्सटेंस है जो बहुत ही सख्त है, जो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को अपने अंदर में से गुजरने नहीं दे रही, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं दे रही। बहुत ही सख्त है, बहुत ही हार्ड चीज़ है जो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं दे रही, इसको रिबाउंस बैक कर देती है। अब रिबाउंस ही क्यों जा रहा है, ठीक है ना, वहीं पर रुक क्यों नहीं जाता अल्फ़ा पार्टिकल, या फिर इस तरह से क्यों नहीं हो जाता, टकराने के बाद नीचे स्ट्रेट नीचे क्यों नहीं आ जाता? इसकी वजह ये है कि जैसे ही आप फोम यानी कि फोम के ऊपर बॉल मारोगे ना, तो वो बॉल जो सी होगी ना, गद्दे के ऊपर जैसे बॉल मारोगे, बॉल क्या होगी, वो नीचे ऐसे गिर जाएगी, ठीक है ना। ये गद्दा है, गद्दे के ऊपर आपने बॉल मारी, वो ऐसे नीचे गिर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप दीवार पर, ये ईंटों की बनी हुई दीवार है, इसके ऊपर बॉल मारोगे ना,
तो ये चूँकि हार्ड है, ये इस बॉल को उसी फोर्स के साथ कि जिस फोर्स से आपने फेंका होगा उसी फोर्स के साथ इसको रिबाउंस बैक कर देगी और आप कैच पकड़ लोगे। इसी तरीके से इसकी भी एग्जांपल है कि न्यूक्लियस एक हार्ड मटेरियल है जिसके अंदर से जैसे अल्फ़ा पार्टिकल गुजरते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल को रिबाउंस बैक क्यों किया है, क्योंकि ये हार्ड है। जैसे दीवार नहीं हार्ड होती, इस तरह से न्यूक्लियस भी हार्ड है, जिसकी वजह से आप जिस भी स्पीड से अल्फ़ा पार्टिकल को थ्रो करोगे न्यूक्लियस की तरफ जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करे, तो उसी स्पीड के साथ रिबाउंस बैक होंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकराने के बाद। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस एक हार्ड सब्सटेंस है। रिबाउंस बैक ऑफ सम पार्टिकल्स शोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ हार्ड। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।